हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं अर्थशास्त्र के VBI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज संपूर्ण अर्थशास्त्र के VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो चैप्टर वाई है। क्या है? जो चैप्टर वाई है। और आपको मतलब क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में 2026 के मतलब VBI होने वाला है, जो आप लोग का डायरेक्ट बोर्ड में यहाँ से मतलब क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम मतलब ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थशास्त्र। हम अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र होता है क्या है? पहले अर्थशास्त्र हम जानेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? अर्थ मतलब क्या होता है? मुद्रा। अर्थ मतलब क्या होता है? मुद्रा। अर्थ मतलब क्या होता है? मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा। और शास्त्र मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या? अध्ययन। अध्ययन मतलब कोई चीज़ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। तो मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका पिता कौन है? तो इसका पिता जानेंगे। इसका पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? ठीक, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। ठीक, तो समझ गए हम अर्थशास्त्र के बारे में, समझ गए हैं। ठीक है, अब पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या? इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होता है? पहले हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब मुद्रा ही होता है। अर्थ मतलब क्या होता है? मुद्रा। अर्थ मतलब क्या होता है? मुद्रा। अर्थ मतलब मुद्रा। और मुद्रा। व्यवस्था मतलब क्या होता है? व्यवस्था मतलब चलाने वाला। क्या? चलाने वाला। व्यवस्था मतलब क्या होता है? चलाने वाला। ठीक है, तो मुद्रा चलाने वाला क्या बोलेंगे हम? अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे हम? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, अब इसके भी इतिहास के बारे में पता करेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, मुद्रा हम लोग के लिए वैल्यू क्यों है? ठीक है, मुद्रा हमारे लिए वैल्यू क्यों है? हम मुद्रा को वैल्यू क्यों देते हैं? ठीक, मुद्रा को हम वैल्यू क्यों देते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो पहले हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक, अर्थव्यवस्था मुद्रा चलाने वाले व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 1 2 3। पहला क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? पूंजीवादी। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या है इसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है इसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, इसका क्या हुआ? प्रकार हुआ। किसके? अर्थव्यवस्था। किनका? इनका प्रकार हुआ। इनके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने प्रकार इनका? 3। 1 2 3। इनके कितने प्रकार है? 3। ठीक, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम? अब अर्थव्यवस्था क्या पढ़ेंगे हम? क्षेत्र पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसका क्षेत्र भी कितना होता है? 3 होता है। इनका कितना क्षेत्र होते हैं? क्षेत्र इनका कितना होता है? 3। इनका कितना होता है? 3 क्षेत्र होता है। ठीक है, पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्षेत्र क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। और दूसरा क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? द्वितीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम? द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे। और उसके बाद तीसरा क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? तृतीय क्षेत्र। ठीक, और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, और
द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं हम। ठीक, पहले कृषि क्षेत्र, पहला में क्या है? कृषि क्षेत्र। ठीक, दूसरा में क्या है? उद्योग क्षेत्र। अब मतलब हम मतलब क्षेत्र के इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मतलब इनके क्षेत्र ही पढ़ते हैं। पहला है कृषि। क्या है? कृषि। कृषि के अंदर में क्या क्या आता है? पहला कृषि, दूसरा क्या है मेरा? उद्योग। मेरा क्या है दूसरा? उद्योग। और तीसरा क्या था मेरा? तीसरा क्या था? सेवा। क्या है? सेवा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? हम सेवा क्षेत्र। ठीक, अब कृषि क्षेत्र में कौन सा आता है? ठीक है, कृषि क्षेत्र में कौन सा आता है तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो कृषि क्षेत्र होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मछली पालन। क्या आता है इसमें? पहले आता है कृषि। पहले इसमें क्या आता है? कृषि। दूसरा मछली पालन, और मुर्गी पालन, और तीसरा इसमें पशुपालन आता है। क्या आता है? पशुपालन आता है। ठीक, अब उद्योग क्षेत्र में क्या है? उद्योग क्षेत्र में इसे उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, उद्योग क्षेत्र को, और उद्योग क्षेत्र के अंदर में आता है उद्योग, जैसे मतलब कल कारखाना जो आता है वो उद्योग क्षेत्र में आते हैं। क्या किस क्षेत्र में आता है? उद्योग क्षेत्र में आता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा मतलब चमर रोग उद्योग। ठीक है, ये सब किस में आता है? जितना भी कंपनी कारखाना जितना मशीन होता है, इन सब किसमें आता है? उद्योग क्षेत्र में आता है। ठीक, अब आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंदर में क्या आता है कि बैंक आता है। जितना भी सरकारी सामान होता है इसको क्या बोलेंगे? हम सेवा क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, जैसे बैंक आता है, और उसके बाद स्कूल आता है, विद्यालय जिसे हम बोलते हैं, स्कूल आता है, और जैसे डॉक्टर आता है। ये सब क्या है? मतलब सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक, अगर आपको मतलब ऐसे याद नहीं होता तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे? हम सेवा क्षेत्र बोलेंगे। अगर ऐसे याद नहीं होता तो हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। जैसे हम पहले क्या किए? हम खेती किए। क्या किए? हम कृषि किए, यानी खेती किए। तो खेती किए मतलब जैसे हम मक्का लगाए तो खेती किए, तो क्या हुआ? कृषि प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अब जैसे हम खेती करके उसके बाद जैसे हम कल कारखाना में मतलब बिस्किट बनाने लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? बिस्किट बनाने लेके जाएंगे। तो वो क्या हुआ? मेरा उद्योग क्षेत्र मतलब द्वितीय क्षेत्र हुआ। अब उसके बाद अगर हम पहला द्वितीय और तीसरा, पहला हम क्या बनाए थे? कृषि क्षेत्र में मतलब हम क्या बनाने गए थे? मतलब फसल मतलब उपजाए थे। तो क्या उपजाए थे? फसल उपजाए थे। ठीक, हम क्या उपजाए थे? फसल। अब दूसरा हम क्या, फसल को हम क्या किए? कल कारखाना लेके गए थे। ठीक, कल कारखाना में मतलब वहाँ जो किए मतलब बिस्किट बनाने के लिए, तो कितना हुआ? द्वितीय क्षेत्र हुआ मेरा। और इसके बाद जब हम बिस्किट बनाए उसके बाद क्या किए? हम बेच के उसके बाद क्या किए? आके हम क्या किए? गरीबों में बांट दी थी। क्या हुआ? मेरा तृतीय क्षेत्र हुआ। क्या हुआ? तृतीय क्षेत्र हुआ। ठीक है, हम ऐसे याद करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है, कृषि। क्या आता है? कृषि। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर द्वितीय क्षेत्र के अंदर में आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर में कौन सी आता है मेरा? द्वितीय क्षेत्र के अंदर में क्या आता है मेरा? पहला में आता है कृषि, और दूसरा में क्या आता है? दूसरा में क्या आता है? उद्योग। क्या आता है? उद्योग। ठीक, और तीसरा में क्या आता है मेरा? सेवा। क्या आता है? सेवा। जो मतलब पहला में है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब हुआ। उद्योग में हुआ कल कारखाना। क्या हुआ? कल कारखाना। ठीक, ये सब हुआ मेरा। और सेवा क्षेत्र में क्या हुआ? जैसे मतलब स्कूल हुआ, सड़क हुआ, बैंक हुआ, ये सब क्या है मेरा? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, इतना चीज़ हम समझ लिए। ठीक, अब जाते हैं हम क्वेश्चन लगाने। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा?
पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो किसे किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, किसे, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सी में उद्योग क्षेत्र को, डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हम जैसे आपको हम लोग आप लोग को अभी बताए थे हम प्राथमिक पहला क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तो मेरा सेवा क्षेत्र क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में क्या तृतीय क्षेत्र हुआ। कृषि क्षेत्र क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र हुआ। क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र हुआ। क्या हुआ, मेरा प्राथमिक क्षेत्र रहा था। हमको क्या मांग रहा है कि मतलब निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र है कहते हैं। ठीक है, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या है, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित मतलब क्या होता है, मिला जुला हुआ अर्थव्यवस्था जहाँ होता है ना उसे वहाँ उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे भारत में क्या है, एक मिश्रित, ये भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इसमें है ना आय की है ना पूर्ति अनेकों प्रकार से होती है। क्या होती है, आय की पूर्ति है ना अनेकों प्रकार से होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दो का क्या आंसर हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है, दो का डी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, अब तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक, तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो पहले योजना आयोग के बारे में हम जान लेते हैं कि योजना आयोग क्या होता है। ठीक है, तो योजना आयोग क्या होता है, योजना आयोग, योजना आयोग होता क्या है। तो योजना आयोग, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 1950 को। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसका प्रधानमंत्री होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसका प्रथम काल कब चला था, प्रथम काल इसका कब चला था, 1951 से 1956 तक चला था। 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, इसका कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल कब से कब तक चला, 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद ये योजना आयोग चला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इसका है ना अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया, यानी समाप्त हो गया। ठीक है, तो 2004 में क्या हो गया, इनको योजना आयोग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसका नया नाम लाया। कि क्या लेके आया था, नया नाम, जिसे हम नया नाम क्या बोलते हैं, हम नीति आयोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम, नीति आयोग। इसको भंग करके नीति आयोग लेके आया। ठीक, तो कब लाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। कब लाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी का मतलब नीति आयोग का प्रेजेंट में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बन जाएगा, क्या कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो अभी बताएं कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्र आय अधिक होता है, जिस देश का आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, या अविकसित कहलाता है, या पिछड़ा कहलाता है। जिस देश में आय और मतलब आय सर्वाधिक हो और शिक्षा की वहाँ कमी नहीं हो, जहाँ शिक्षा की कमी नहीं हो, मतलब हर चीज़ का मतलब सुविधा हो, वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी, ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है।
पंजाब को, केरल को, गोवा को, बिहार को। आप लोग को पता है कि बिहार क्या है, एक पिछड़ा राज्य है। क्या है? बिहार एक क्या है? पिछड़ा राज्य है। बिहार क्या है? एक पिछड़ा राज्य है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, छठा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अभी अभी हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग अभी कितना देखे थे? 3। एक समाजवादी, एक समाजवादी, एक दूसरा पूंजीवादी और तीसरा तीसरा क्या देखे थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या देखे थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? पहला क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम कृषि कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक, दूसरा को क्या कहते हैं? हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र, तीसरा को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमको कि निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब पशुपालन एवं मत्स्य पालन में पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग आता है? तो अभी अभी हम बताए थे कि कृषि क्षेत्र में क्या आता है? पशुपालन और मत्स्य पालन आता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरा कि निम्न में किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? हम अभी भी बताएं कि उद्योग क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। हर साल बोर्ड में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम आपको थ्योरी के हिसाब से पहले हम समझा दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था का अंग है? क्या? कौन अर्थव्यवस्था का अंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का अंग है? तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी दोनों या नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्या है कि मतलब निम्नलिखित अर्थव्यवस्था का अंग क्या है? निजी भी है, क्या है? निजी भी है, सार्वजनिक भी है, तो क्या हो जाएगा इनमें से? ए भी दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? इनमें कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? कि सामाजिक का अंग नहीं है, मतलब सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, जो मतलब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, आवास, तो मतलब इनमें से सामाजिक मतलब समाज का मतलब संरचना का अंग है। क्या है इसमें? सॉरी, इसमें सामाजिक संरचना का अंग है। इनमें से समाज को मतलब कौन ही करने वाला है? ठीक है, तो शिक्षा, शिक्षा क्या समाज को सुधारने वाला है। स्वास्थ्य मतलब अच्छा मतलब साफ सफाई होना चाहिए। आवास रहने का जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। इनमें इसका क्या हो जाएगा आंसर? 11 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मैं कि भारत के किस पड़ोसी देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? क्या है? किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? किसका आय अधिक है? ठीक है, किसका आय अधिक है? श्रीलंका का। किसका अधिक है? श्रीलंका का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ठीक है, इनमें कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो हम बताएं कि जिस देश में आय अधिक हो, आय क्या हो? अधिक हो, और शिक्षा की कमी ना हो, क्या हो? शिक्षा की कमी ना हो, टेक्नोलॉजी हो वहाँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम विकसित बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? विकसित बोलेंगे। तो इसमें क्या दिया? अमेरिका दिया है, नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, श्रीलंका दिया है। तो आप इनमें से आपको कौन सा देश ऐसा है जो डेवलपमेंट दिखा रहा है? डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कौन सा देश है अभी? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अब 13 का क्या हो जाएगा मेरा? ए। 13 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 यहीं खत्म हो गया है। पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब आ गए किस में? हम दूसरा चैप्टर में। हम कहाँ गए अब? दूसरा चैप्टर में। कहाँ गए हम? दूसरा चैप्टर में। ठीक, दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है कि राज्य एवं राष्ट्र आय। क्या? राज्य एवं राष्ट्र आय।
तो क्या होता है ये कि राज्य आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि मतलब किसी देश का कुल आय को हम क्या बोलेंगे, किसी देश का कुल आय को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, देश के कुल आय को हम क्या बोलेंगे, हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। और राज्य आय किसे बोलेंगे, हम किसी राज्य के कुल आय को हम क्या बोलेंगे, राज्य आय कहेंगे। क्या कहेंगे, राज्य आय कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के आय में सबसे अधिक योगदान है। क्या कह रहा है इसमें कि बिहार में सबसे अधिक योगदान है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के आय में सबसे अधिक योगदान है। सबसे अधिक योगदान इसमें कह रहा है कि आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो किसका है, इसमें क्या है कि कृषि है, व्यापार है, सेवा है, उद्योग है। तो इसमें से क्या होगा, कृषि। इसमें से क्या हो जाएगा, कृषि। मतलब योगदान तो सब है, इसमें से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। सेवा भी है, उद्योग भी है, सबसे ज़्यादा अधिक किसमें है, आय में है, ये कृषि में। किसमें है, कृषि में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सन 2008 और 2009 के अनुसार 2008 और 2009 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक है, औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं वो पहले हम जान लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं हम। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं हम, कुल देश की कुल आय को, राष्ट्र की कुल आय को क्या करेंगे हम, कुल जनसंख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जनसंख्या से भाग दे देंगे। ठीक, तो हम क्या निकल क्या जो मतलब भागफल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। जितना होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। ठीक है। 2008 के अनुसार क्या, 2008 और 2009 के अनुसार 2008 और 2009 के अनुसार एक मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना था, 25,494। 25,494 था। कितना था, 25,494 था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भारत में वित्त वर्ष कहा जाता है। वित्त वर्ष कब कहा जाता है। ठीक है, तो वित्त वर्ष कब वर्ष कहा जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्त वर्ष किससे कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो तीन का क्या हो जाएगा, मेरा 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सॉरी। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा 31 मार्च हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर मेरा चौथा कह रहा है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो क्या है, एक है पंजाब, क्या है यहाँ, पंजाब। ठीक, दूसरा है मेरा बिहार, केरल और गोवा। मतलब बिहार तो एक तो गरीब राज्य है, फिर केरल उससे मतलब कुछ उससे कम, पंजाब उसके बाद तब केरल सबसे, उसके बाद तब क्या है, गोवा। मतलब सबसे मतलब विकसित कौन सा राज्य है, गोवा है। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा मेरा, गोवा। क्या हो जाएगा, डी। 4 का क्या हो जाएगा, डी। तो भारत में किसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा का। ठीक है, किसका है, गोवा का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य के आय प्रति व्यक्ति सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है, अभी अभी बताएं। तो सबसे कम किसका है, बिहार का। किसका है, बिहार का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि छठा देख रहे हैं आप, छठा कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, किसका सबसे अधिक है। तो पटना का। किसका है, पटना का। किसका है, पटना का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम किस में है, शिवहर में है। किस में है, शिवहर में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 8 कह रहा है कि 8 क्या कह रहा है मेरा कि बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, भागलपुर सबसे कम, पूर्णिया, पटना सबसे अधिक किस में है, रोहतास में। सबसे अधिक क्या है, रोहतास में है। ठीक है, सबसे अधिक किस में है, रोहतास में है मेरा। तो 8 का क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है। तो हमारा पूर्णिया ही इसमें क्या है, सबसे साक्षरता कम है। ठीक है, पूरा अगर बिहार का देखा जाए तो सबसे कम किस में है, मेरा पूर्णिया में है, अपना पूर्णिया में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है।
ठीक है। तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? किसका अधिक है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे बड़ा राज्य अभी है लगभग में, मतलब जनसंख्या में सबसे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम। कह रहा है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? किसमें है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेरा, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ठीक है। इसमें क्या कर रहा है? उत्पादन में एवं आय में, उत्पादन और आय में गणना अगर विधि किया जाए आर्थिक के दृष्टिकोण से, तो क्या हो जाएगा कि कैसे कैसे मतलब उत्पादन होगा या आय की मतलब बढ़ोतरी होगी या आय की मतलब कम नहीं होगी। ठीक, कैसे कैसे मतलब किया जाए कि मतलब ये होगा। ठीक है। तो क्या है? सहज है। क्या है? सहज है। उसके बाद क्या है? वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है। क्या है? व्यवहारिक है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दिस। इनमें से क्या हो जाएगा? सब है। ठीक है। इनका सब अगर ये होगा तो मतलब क्या होगा? उत्पादन और आय में क्या होगा? आर्थिक दृष्टिकोण मतलब होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 क्या कह रहा है कि किस योजना काल में भारत का वार्षिक विकास दर सबसे अधिक रहा है? किस वर्ष में अधिक रहा है? तो वार्षिक काल इसमें कह रहा है कि कौन सा काल में भारत का वार्षिक दर अधिक रहा है। ठीक है। साल का मतलब आय अधिक रहा है। तो क्या है? 2008 में कितना था? 3.5%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है। ठीक है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्र आय से भी पढ़ा है कि राष्ट्र आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है। राष्ट्र आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र आय क्या है? सरकार की आय। राष्ट्र आय क्या बोले? किसी देश की आय को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्र आय बोलेंगे। राष्ट्र आय बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। पारिवारिक आय, पारिवारिक आय नहीं होगा। ठीक है। सार्वजनिक आय नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस में कोई, तो क्या हो जाएगा? सरकार की आय क्या हो जाएगा? सरकार की आय क्या हो जाएगा? सरकार की आय क्या हो जाएगा? मतलब राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 15 क्या कह रहा है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र इसका भी क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। मतलब बिहार के लोग कृषि पे ही मरते हैं और कृषि पे ही जीते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उन वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। यह कथन किसका है? इसमें कह रहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय का वार्षिक अ, वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उन वर्ष के प्रत्येक रूप से मतलब उपयोग किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? प्रोफेसर पिक साहब का। किसका था? प्रोफेसर पिक साहब का था। ठीक है। प्रोफेसर किसका था? पिक साहब का। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 और 2006 में निम्नलिखित में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रही? ठीक है। इसमें कह रहा है 2005 और 2006 में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रहा है किस में? महाराष्ट्र में। किसमें पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में या गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? उसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय मतलब 2005 और 2006 के अनुसार किसका रहा था? ठीक है। तो किसका था? किसका था? गुजरात का था। किसका था? गुजरात का था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आ गए, सॉरी चैप्टर नंबर तीसरा में आ गए हम। चैप्टर नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि पहला तीसरा चैप्टर नंबर तीसरा है मुद्रा बचत और साख। मुद्रा बचत और साख। क्या है? मुद्रा बचत और साख। ठीक है। तो इसमें मुद्रा बचत और साख क्या है? मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब, और बचत का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब क्या होता है? ठीक। और बचत का मतलब क्या होता है? और साख का मतलब क्या होता है? तो हम तीनों अभी बताएंगे। ठीक है। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है कि मतलब सिक्का से बना। किससे बना? सिक्का से बना। सिक्का जो होता है ना, जो मतलब पैसा जो होता है रुपया, जिसमें 5 रुपया लिखा हुआ रहता है। ठीक है। और सिक्का से बना तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिक्का से बने सिक्के को हम क्या बोलेंगे? हम सॉरी धातु से बने सिक्के को हम क्या कहेंगे? धातु से बने तो क्या होता है? 5 रुपया धातु से बना हुआ था। धातु के बने सिक्के को हम क्या बोलेंगे? मुद्रा बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? मुद्रा बोलेंगे। ठीक है। अब बचत क्या होता है? बचत क्या होता है? जैसे
जैसे बचत क्या होता है, जिसे हम सेविंग बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अब आप मतलब कोई भी इंसान अगर 10,000 रुपया मंथली कमाता है, कितना हज़ार रुपया, 10,000 रुपया मंथली कमाता है, और 10,000 रुपया मंथली कमाता है, 10,000 रुपया मंथली कमाता है, 10,000 रुपया मंथली कमाता है, और वह इंसान लगभग में उसका मंथली मतलब खर्चा हो जाता है 8,000, कितना हज़ार, 8,000, कितना हज़ार, 8,000, और उसका मतलब बचत होता है कितना, मतलब बचता कितना है, 2,000। इसी को हम क्या बोलेंगे, बचत कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, बचत बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, इसे बचत बोलेंगे। और साख का मतलब क्या होता है, अब साख का मतलब हम समझते हैं। साख का मतलब होता है क्या है, ठीक है, साख का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान पे भरोसा करना है, क्या करना, साख का मतलब होता है कि कोई भी इंसान पर क्या करना, भरोसा करना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, साख बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, उसको हम साख बोलेंगे। या किसी को आप मतलब भरोसा करके मतलब आप रुपया देते हैं, कुछ भी रुपया, तो उसे हम भरोसा करके ही देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, साख कहेंगे। ठीक है, अब आज कौन कौन के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, बचत के बारे में, साख के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में है। ठीक है, तो हम समझ गए कि मुद्रा क्या होता है, बचत क्या है, साख क्या है। ठीक, अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। किस मुद्रा को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, कि वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक मुद्रा और पत्र मुद्रा। तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, पत्र मुद्रा। क्या हो जाएगा, कौन सा वैधानिक प्राप्त है, पत्र मुद्रा का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दूसरा में क्या है कि विनिमय के प्रारंभ में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। जब शुरुआत में जब विनिमय का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, किसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उसका तभी का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय। पहला क्या था, वस्तु विनिमय या मौद्रिक विनिमय या ए बी दोनों। तो सबसे क्या था, सबसे पहले शुरुआती में क्या था, वस्तु विनिमय था, और मौद्रिक विनिमय था, और ए बी दोनों। इनमें से क्या था, दोनों था। क्या था, इनमें से क्या था, दोनों था। ठीक है, इनमें से क्या था, दोनों था। तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, दूसरा के क्या हो जाएगा मेरा, ए बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। तीसरा मेरा क्या कह रहा है, तीसरा मेरा क्या कह रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी कि वस्तु को विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई थी। ठीक है, मतलब क्या थी, क्या करे, थोड़ी गणना की मतलब संभावना था। ठीक है, मूल्य के मापन में कठिनाई और जनसंख्या को एकत्रित करने में। ठीक है, 3 कठिनाई थी। फिर भी यहाँ क्या 2 कठिनाई है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। चौथा क्या कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वस्तु विनिमय। मतलब कोई भी चीज़ को लेना या देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु दे के वस्तु के बदले में लेना या वस्तु देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। ठीक है, इसका माध्यम क्या होगा, तो पहले के ज़माना में क्या चल रहा, जब रुपया नहीं रहता, जब मुद्रा नहीं रहता था, उसमें क्या चल रहा था, वस्तु देता था। जैसे 1 केजी गेहूँ दे के, 1 केजी गेहूँ दे के और 1 केजी चावल लेता था। क्या लेता था, 1 केजी चावल लेता था। ठीक, तो ये क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। क्या चलता है, वस्तु विनिमय। तो वस्तु के दे के और वस्तु को लेना, ठीक, क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। कभी कभार क्या होता है, 1 केजी कोई चावल देता था ना, तो उसको मतलब 2 केजी, मतलब अगर किसी को अगर मतलब ज़रूरत होता था अगर 1 केजी चावल का, तो वो 2 केजी उसको गेहूँ देना पाए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे कठिनाई होने लगी। ठीक है, तो इसमें क्या करें, वस्तु विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या था, तो क्या होगा, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा किस धातु का मुद्रा किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किसका, लोहा का, तांबा का, सोना चांदी, पीतल। अगर सोना चांदी या पीतल या तांबा, तो मतलब क्या हो जाएंगे, गरीब। और भी तो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, किस धातु का मुद्रा का प्रयोग किया गया है। अभी कौन सी का मतलब ज़्यादातर किसका प्रयोग किया गया, लोहा का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरा कि मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया था। मतलब मुद्रा का वैधानिक परिभाषा कि मुद्रा क्या होता है। ठीक है, तो किसने दिया था कि मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया था, प्रोफेसर पिक साहब ने। क्या दिया था, प्रोफेसर पिक साहब ने। ठीक है, उसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है, प्रोफेसर पिक साहब ने क्या कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, मुद्रा के प्रयोग से, मुद्रा का प्रयोग करने से किसको सबसे ज़्यादा ये मिला है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
किसको सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है, किसको सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है, बचत को, पूंजी को, ऋण और लेन देने के लिए, या ऑल ऑफ दिस। इनमें से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पूंजी का निर्माण होता है, किसका, पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा और नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से क्या हो जाएगा, बचत द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, बचत के द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करती है। क्या है, मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का मुद्रा वह धुरी है जो जिसके चारों ओर अर्थ और विज्ञान घूमता है। यह कथन किसका है, तो ये कह रहा था मार्शल साहब ने। ठीक है। और प्रोफेसर पिगू क्या कह रहे थे कि जो मुद्रा है वो मुद्रा का जो कार्य करता है उसे क्या बोलेंगे, कौन बोला था, पिगू साहब ने। और ठीक है। अब मार्शल साहब क्या कह रहे हैं, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। तो यह कथन किसका था, मार्शल साहब का। तो उसके बाद प्रोफेसर पिक साहब क्या कहा था, मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है। तो मार्शल साहब क्या कहा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर विज्ञान घूमता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 का सी नंबर, 9 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरा कि साख का अर्थ होता है। साख का अर्थ हम अभी बताए थे कि किसी पे भरोसा करना, क्या करना, किसी पे भरोसा करना या विश्वास करना, उसे हम क्या बोलेंगे, साख बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे हम, साख बोलेंगे। तो साख का अर्थ क्या होगा, साख का अर्थ क्या होगा, साख का अर्थ क्या होगा, विश्वास करना, ऋण लौटाना। मतलब किसी पे भरोसा करना है, किसी को ही करना। तो ऋण लौटाना भी क्या है, एक भरोसा ही है। आप किसी को रुपया दे दिए और मतलब आपको कोई रुपया दिया और आप मतलब सही समय पर आप उसको लौटा दिए, तो इसे क्या भरोसा हुआ, नहीं आप उस पर भरोसा करते हैं, तो क्या हुआ, तो ए बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोफेसर पिक साहब ने। क्या क्वेश्चन कहा था, प्रोफेसर पिक साहब ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। क्या कह रहा है, 12 नंबर, मुद्रा के प्रयोग से किसका लाभ हुआ है। ठीक है। 12 नंबर क्या कह रहा है, मुद्रा के प्रयोग से किसका लाभ हुआ है, उपभोक्ता को और उत्पादकों को, ए बी दोनों। तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक, क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं। व्यावसायिक बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको, मतलब साख मुद्रा। क्या बोलेंगे हम, साख मुद्रा या बैंक मुद्रा या ए बी दोनों। तो क्या बोलेंगे हम, ए बी दोनों। क्या बोलेंगे हम, ए बी दोनों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधि ग्राहक मुद्रा है। क्या कह रहा है, इनमें से मतलब निम्नलिखित में से विधि द्वारा कौन विधि द्वारा ग्राहक मुद्रा है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ड्राफ्ट मुद्रा, बैंक ड्राफ्ट। क्या है, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अब चैप्टर नंबर हम चौथा में आ गए हैं। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, वित्त मतलब क्या हो जाता है, वित्त मतलब क्या होता है, बैंक। वित्त मतलब क्या होता है, वित्तीय संस्थाएं। वित्त मतलब क्या होता है मेरा, बैंक। वित्त का मतलब क्या होता है, पहले बैंक। क्या होता है, बैंक। ठीक है। संस्था मतलब चलाने वाला, क्या चलाने वाला, क्या चलाने वाला। ठीक है। वित्त मतलब बैंक और क्या होता है, संस्था मतलब चलाने वाला। ठीक है। संस्था मतलब क्या होता है, चलाने वाला। ठीक। अब मतलब वित्त के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है। वित्त मतलब क्या होता है, बैंक। वित्त मतलब क्या होता है, बैंक। क्या होता है, बैंक। ठीक। तो मतलब बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को। क्या बोलेंगे हम, आरबीआई को। ठीक है। आरबीआई के बारे में कुछ जानेंगे। आरबीआई का गठन कब किया गया था, इनका गठन कब किया गया था, 1935 ईस्वी में। कब किया गया था, 1935 ईस्वी में। आरबीआई का गठन कब किया गया था, 1935 ईस्वी में। इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। ठीक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। इसका गठन कब किया गया था, 1935 में। इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है। अब कुछ एसबीआई के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। किसके बारे में, एसबीआई के बारे में जानेंगे। तो एसबीआई क्या है, इसका स्थापना कब हुआ, 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। ठीक। इसका पूरा नाम क्या है, इम्पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या है, इम्पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद सबसे अधिक शाखा वाली बैंक है। क्या है, सबसे अधिक शाखा वाली बैंक है, अधिक शाखा वाली बैंक है।
ठीक। तो हमारी वित्तीय संस्था के बारे में हम आज जान चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम मतलब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला मेरा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। ठीक है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। ठीक, तो कब किया गया है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। कब किया गया? 1969 में। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो अभी भी बताएं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत का वित्तीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कह रहे हैं कि चौथा में आ गए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया। रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? अभी भी हम मतलब पढ़े हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना मतलब 1935 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1935 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है इसका? कि बैंक व्यवस्था का नियम, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार बैंक। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। क्या इसमें क्या कह रहा है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इसमें टोटल भारत में? 19 है। कितने हैं? मतलब जो मतलब सबसे बड़ा बैंक उसे क्या मतलब किसमें राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो मतलब हर जगह वो चल सकता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन या स्वचालित टेलर टॉकिंग मशीन या स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन या ऑल इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन होता है। क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मैकलेगन समिति कब बना? मैकलेगन समिति कब बना? तो मैकलेगन समिति कब बना? 1914 में। कब बना? 1914 में बना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुआ? भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुआ? 1904 में हुआ था। सहकारिता की शुरुआत कब हुआ? 1904 में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। बिहार में क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 27 है। ठीक है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? 27 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कृषि को दीर्घ ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है। ठीक है, 11 नंबर क्या कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है। ठीक है, नाम क्या है? भूमि विकास बैंक। भूमि मतलब जमीन वाला, जो मतलब किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भूमि विकास बैंक। ठीक है, अब किसानों को किसान ही मतलब किसान वाले ही बैंक दे सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत मतलब ऐसी जो मतलब बैंक नहीं है। ठीक, वित्त वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? लोकप्रिय सबसे साधन क्या है? महाजन। क्या है? महाजन। मतलब जहां आप मतलब बैंकों की तरह आप मतलब लोन ले सकते हैं, आप उसको मतलब सही सही समय में आप उसको ब्याज देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? महाजन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? महाजन। ठीक है, जैसे गांव इलाका में हर कोई गांव में एक ना एक महाजन जरूर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर कौन सा बैंक है। ठीक है, भारत बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है कि तो क्या है? कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया? ठीक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए 15 देखते हैं कि किस देश में अभी कार्यरत क्षेत्र बैंकों का संख्या कितनी है। ठीक है, कार्यरत क्षेत्र बैंकों की संख्या अभी कितनी है? तो कितनी है? 196। अभी कितनी है टोटल? 196 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें कौन संस्थागत वित्तीय साधन है। ठीक है, तो इनमें क्या कह रहा है कि वित्तीय संसाधन कौन सा? संस्थागत, गैर संस्थागत नहीं पूछा है, संस्थागत पूछा है। साहूकार या रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार बैंक, व्यावसायिक बैंक या ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? संस्थागत पूछा था, क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सहकारिता राज्य सरकार का विषय कब बना। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का विषय कब बना। तो कब बना? 1919 में। कब बना? 1919 में। ठीक है, कब बना? 1919 में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन सॉरी, अब अगला चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 5वां है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5वां क्या कह रहा है कि रोजगार एवं सेवाएं। क्या कह रहा है कि रोजगार एवं सेवाएं। तो रोजगार एवं
सेवाएं। तो रोजगार आप समझ ही रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट और मतलब सेवाएं, कि मतलब किसी को सेवा प्रदान करना या रोजगार मिलना क्या कहलाता है, रोजगार और सेवाएं। ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर, तो आज उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसमें क्या है, बिहार राज्य का, बिहार एक क्या है, बिहार कौन सा, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है, कृषि प्रधान। हम अभी मतलब पहला ही चैप्टर से मतलब बिहार के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बिहार क्या है, एक कृषि प्रधान है। क्या है, कृषि प्रधान। तो एक का क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा मेरा, सी। अब दूसरा नंबर क्या रहा है, क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का क्षेत्र है, आर्थिक विकास का क्षेत्र है, आर्थिक विकास का क्षेत्र, क्षेत्र क्या हो जाएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब आर्थिक विकास का क्या, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या वैज्ञानिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब मेरा क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है कि कौन सा बीमारू राज्य, कौन सा बीमारू राज्य। बीमारू मतलब क्या है, बीमार से ग्रस्त जो होता है। ठीक है, तो बीमारू क्या होता है, पहले हम बीमारू के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, BIMARU। ठीक है, क्या होता है, BARMARU। ठीक है, बीमारू। BI से क्या होता है, BI से क्या होता है मेरा, बिहार। BI से क्या होता है, बिहार। क्या होता है, बिहार। ठीक है, BI से क्या होता है, बिहार। और MA से क्या होता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, R से क्या होता है, राजस्थान। और U से क्या होता है, उड़ीसा। ठीक है, R से क्या होता है, उड़ीसा। ये क्या है, बीमारू राज्य है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है 3 में कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, नहीं है। तो कर्नाटक क्या है, क्या है, बीमार राज्य नहीं। तो इसमें क्या है, बीमार भी नहीं रहता। तो मध्य प्रदेश क्या बीमार है, बिहार क्या बीमार राज्य, उत्तर प्रदेश क्या बीमार राज्य है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 4 नंबर, चौथा में। चौथा क्या कह रहे हैं कि, चौथा क्या कह रहा है मेरा, चौथा क्या कह रहा है, भारत का पहले टेलीविजन बंद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत का टेलीफोन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया था, मुंबई में, दिल्ली में, या कोलकाता में, या चेन्नई में। तो इसका चौथा का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दिल्ली हो जाएगा। तो सबसे पहले टेलीफोन केंद्र कहाँ स्थापित किया था, दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है। क्या है, संचार सेवा का अंग है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है। इसमें क्या कह रहा है, समाचार पत्र या टेलीफोन या टेलीविजन या सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। संचार का सेवा है। ठीक है, संचार मतलब किसी को मतलब न्यूज़ पहुंचाना। तो इसे क्या मतलब क्या बोलते हैं, संचार का सेवा बोलते हैं। ठीक है, तो संचार का सेवा 5 होता है, टीवी होता है, टेलीविज़न, फ़ोन, टीवी, और मतलब रेडियो, ये सब क्या है, संचार का सेवा अंग है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, प्रमुख घटक कितने, 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है, अब फिर पूछ रहा है कि कौन सी सेवाएं गैर सरकारी। क्या है, इनमें से पूछ रहा है कौन सी सेवाएं गैर सरकारी हैं। सैन्य सेवा, या वित्त सेवा, या रेल सेवा, या मॉल सेवा। वित्त संस्था मतलब बैंक वाली, सैन्य सेवा मतलब सेना जितना, रेल सेवा क्या है, वो भी सरकारी है। ठीक है, अब मॉल क्या, मॉल अपना खुद मतलब निजी होता है। क्या होता है, निजी, किसी इंसान का होता है। ठीक है, तो क्या है, मॉल सेवा क्या है, क्या है मेरा, गैर सरकारी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है कि कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, नॉन ऑल ऑफ दिस। क्या है इनमें से, ऑल ऑफ दिस। इनमें से क्या है, ये भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों है। ठीक है, क्या है, तीनों है इसमें। ठीक है, ABCD तीनों है। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 का है कि, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण तो किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री सड़क योजना कौन करता है, मुख्यमंत्री सड़क योजना करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10 क्या कह रहा है, कौन अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कौन से अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र। अब ये मतलब शुरुआती में हम पढ़े थे कि सेवा तीर्थ क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में आ गए। तो वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को
विश्व की अर्थव्यवस्था, क्या विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोले हम, ग्लोबलाइजेशन। मान लेते हैं एक देश है, ठीक है, यहाँ एक देश है इंडिया, ठीक है। अब इसको मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण, ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण, ठीक। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का वस्तु का मुक्त प्रवाह होना, पूंजी का मुक्त प्रभाव, प्रौद्योगिकी का मुक्त, मतलब हर चीज़ का मतलब क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इनमें से, ऑल ऑफ दिस, इनमें से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि विश्व के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 5, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, क्या होते हैं, वैश्वीकरण से क्या लाभान्वित होते हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देश के बीच वृद्धि हुआ है, किसका वृद्धि हुआ है, किसका वृद्धि हुआ, आयात का या निर्यात का, दोनों का हुआ है, किसमें हुआ, तीनों का हुआ है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा मेरा, 4 का क्या हो जाएगा मेरा, सी नंबर, तो ए भी दोनों का हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, फोर्ड क्या है, और फोर्ड, कोका कोला, सैमसंग, ऑल ऑफ दिस, इनमें से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस कौन है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है कि मतलब ये एक देश है, ठीक है, इससे जो मतलब जो कंपनी चालू क्या किया, इससे अलावा और भी देश में क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अलग अलग देश में, कंट्री में अगर काम करता है, जैसे मतलब चाइना में अगर इंडिया का कंपनी है, ठीक है, जैसे चाइना में काम करेगा, अमेरिका में काम करेगा और जापान में काम करेगा, ऐसे ही क्या है, मतलब इसे ही हम क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन आ जाता है, ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1995, कब किया गया था, 1995 किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो किसे सम्मिलित किया गया, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया, ठीक है, उदारीकरण को सम्मिलित किया, निजीकरण को सम्मिलित किया, ठीक है, ऑल ऑफ दिस किसको सम्मिलित किया, तीनों को सम्मिलित किया गया, ठीक है, ऑल ऑफ दिस को सम्मिलित किया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था, किसने खरीद लिया था, कोका कोला, किसने खरीद लिया था, कोका कोला, किसने खरीद लिया था, कोका कोला ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है देश के अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से मिला देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभी बताएं कि क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सॉरी अब चैप्टर नंबर 7 में आ गए हैं, उपभोक्ता क्या कह रहे हैं, उपभोक्ता, चैप्टर नंबर 7 है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ठीक है, उपभोक्ता के बारे में, ठीक, जागरण के बारे में और संरक्षण के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 1 कह रहा है कि इसका चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब कब हुआ था, 1986 में, कब हुआ था, 1986 में हुआ था, कब हुआ था, 1986 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो क्या हो जाएगा, सी 1800 और 114000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता दिवस सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कितना रुपया आवेदन शुल्क लिया जाता है, क्या 1 भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, क्या हो जाएगा मेरा, सी नंबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उपभोक्ता को शोषण के मुख्य कारण है,
कि उपभोक्ता के शोषण के मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उपभोक्ता के मुख्य शोषण कारण क्या है, ग्रामीण प्रचार, मापतौल में कमी, मिलावट में, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इनमें से, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ था ये, 7 अप्रैल 2005 को, 7 अप्रैल 2005 को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सोने को जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क का। किसका प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व का उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता था। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। अभी भी किए हैं, कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। ठीक है। सोने के आभूषण की शुद्धता को पहचान किया जाता है किसके द्वारा, हॉलमार्क के द्वारा। किसके द्वारा, हॉलमार्क के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवक्ता माने जाते हैं, किनके माने जाते हैं, मोहम्मद यूनुस को। किनको माना जाता है, ये मोहम्मद यूनुस को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर्वप्रथम किस देश के उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी। किस देश में सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी, इंग्लैंड में। कब, इंग्लैंड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत का सरकार सबसे प्रचलित नारे हैं, क्या है, जागो ग्राहक जागो। इसमें क्या कह रहा है कि जागो ग्राहक जागो। ठीक है, क्या है, जागो ग्राहक जागो जागो। तो मेरा चैप्टर क्या हो गया, यहाँ मेरा एंड हो गया। ठीक है, चैप्टर मेरा सारा क्या हो गया, एंड हो गया। और मेरा क्या हो गया, अर्थशास्त्र मेरा क्या हो गया, मतलब फुल चैप्टर का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आप इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से एक बार फिर दोबारा चैप्टर से मतलब किताब से पढ़ लेंगे। ठीक है। किताब में आपके सारी मतलब ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, चैप्टर वाइज ही दिया हुआ है, जिससे हम चैप्टर के हिसाब से हम सॉल्यूशन लेके आए थे। ठीक है। आपको अच्छी तरीके से मतलब याद करना चाहते थे। ठीक है। यहाँ से आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आप पढ़ते रहें और भी आगे की क्लास की हम व्यवस्था करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू।